वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 11th इंग्लिश का चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो ये चैप्टर इंटायर इंग्लिश का आपका सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चैप्टर क्या कहो आप, सोचो कि एक छोटी सी एडवेंचरस सी शॉर्ट स्टोरी मूवी टाइप लगेगी आपको। ये ऐसा लगेगा जैसे कोई आपने सीरीज देख ली हो या कोई मूवी देख ली हो। इतना एडवेंचर है इस चैप्टर में, इतना सारा सस्पेंस है और काफ़ी एक्साइटिंग है। होने क्या वाला है इस चैप्टर में, हमारे जो ऑथर है, नरेटर जो है, समझ लो आप, जो नरेट कर रहे हैं इस पूरी स्टोरी को, वो अपनी फैमिली के साथ, उनकी फैमिली में कौन कौन है, वो एक बिजनेसमैन है, 37 ईयर्स के करीब है, उनकी वाइफ, उनका नाम है मैरी, उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है। चारों जो है कहाँ जाते हैं, समुद्री यात्रा पर जाते हैं। ठीक है, उन अपना एक शिप खरीदते हैं, वो समझ लो अमीरी होंगे काफ़ी वो, तो वो अपना एक प्रॉपर शिप बनाते हैं। ठीक है, और उस शिप को वो जो है ना एक जर्नी को जो है उससे जो है स्टार्ट करेंगे। और वो जो जर्नी जो वो शिप में लेने वाले हैं वो कोई ऐसे आसान नहीं है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। वो जर्नी कैप्टन जेम्स कुक ने काफ़ी सालों पहले जो है उन्होंने सेम टू सेम जर्नी करी थी ना। हु इज़ कैप्टन जेम्स कुक, आके इनकी फ़ोटो देख सकते हो, ये है कैप्टन जेम्स कुक। ये एक बहुत पुराने सी वॉयेजर हैं, आई थिंक सो 1770 ऐसे कोई डेट आप यहाँ देख सकते हो। इस समय में इन्होंने बहुत सारी अराउंड द वर्ल्ड वॉयेजेस करी थी। समुद्री यात्रा को वॉयेज बोला जाता है। ठीक है, तो टफेस्ट वेदर के अंदर ये वाला इन्होंने समुद्री यात्रा करी थी। अब हमारे जो नरेटर हैं वो भी चाहते हैं कि वो जो ये जेम्स कुक ने अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया का आप समझ लो जो है एक चक्कर टाइप लगाने का जो उनका एक रास्ता जो उन्होंने जो है कवर करा था, हमारे नरेटर भी करना चाहते हैं। तो वो अपनी पूरी फैमिली के साथ ना, इट इज़ वेरी डेंजरस थिंग कि आप भाई समुद्री यात्रा में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डिजास्टर देखने पड़ेंगे, समुद्री तूफान देखना पड़ेगा, शिप खराब हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। और वो अपनी फैमिली के साथ इस समुद्री यात्रा पे जाते हैं। तो काफ़ी एक्साइटिंग चैप्टर है। रास्ते में उन्हें बहुत डिफ़िकल्टी आती है, कैसे उनकी जर्नी जो है रुकती है, ये सब हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो चलो शुरू करते हैं हम अपने इस चैप्टर को। तो आपको समझ में आ गया है कि अपना जहाज लेके हमारे नरेटर चलेंगे एक पूरी जर्नी को जो है एक कॉपी करने के लिए जो कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। ठीक है, तो ये समझ लेते हैं, ये हमारे नरेटर का जहाज है हमारे इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो जुलाई 1976 में नरेटर जो है 37 ईयर्स के, नरेटर कौन होते हैं, जो हमें पूरी स्टोरी बता रहे हैं। मुझे कैसे पता चला, चैप्टर में लिखा है। चैप्टर को किसने, चैप्टर में कैसे लिखा गया है, नरेटर ने खुद बताया कि मैं 37 ईयर्स का था। ठीक है, मैं बिजनेसमैन हूँ एक, और मेरी वाइफ, उनका नाम है मैरी, मेरा बेटा जॉनथन है 6 साल का, और मेरी बेटी सुजैन, जिसको वो प्यार से सू बोलते हैं, वो है 7 साल की। हम सब ने जो है अपनी जर्नी स्टार्ट करी प्लाईमाउथ इंग्लैंड से। आप मैप पे देख सकते हो प्लाईमाउथ इंग्लैंड कहाँ है। ठीक है, और ऐसे ही आप समुद्री यात्रा पे नहीं जा सकते हो। इस समुद्री यात्रा पे जाने से कह रहे 16 साल तक मैंने और मेरी वाइफ ने बहुत जो हमारा फ्री टाइम होता था ना स्पेंड करा अपनी जो है सी फेयरिंग स्किल्स को टेस्ट करने में। यानी कि ऐसे ही नहीं कि जहाज उठाया चलो भैया अराउंड द वर्ल्ड घूम के आते, ऐसा नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा 16 सालों तक मैंने और मेरी वाइफ ने शिप चलाया इतने तूफान भरे इलाकों में। हमने अपने आप को प्रिपेयर करा, प्रैक्टिस करी, टेस्ट करा कि फाइनली हम इस वाले वॉयेज के लिए रेडी हो जाए। ठीक है, उनकी जो बोट है उसका नाम क्या है, वेव वॉकर, यानी कि जो तूफानों को, लहरों को तोड़ती हुई चली जाएगी। उन्होंने नाम रखा अपनी बोट का वेव वॉकर। ये 23 मीटर लॉन्ग है, 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी, यानी कि 30 टन लकड़ी लगी थी इसे बनने के अंदर, और प्रोफेशनली बनाई गई है ये वाली बोट। क्या नाम है, वेव वॉकर। ऑथर ने बहुत सारा टाइम स्पेंड करा इस वेव वॉकर को, वो समुद्र में अलग अलग जगहों पे लेके गए, और वो काफ़ी सारे ब्रिटिश वाटर्स के अंदर उन्होंने इसे पहले टेस्ट कर लिया था। ऐसे नहीं उठाई और भैया बच्चों को और वाइफ को लेके निकल पड़े, नहीं, पहले पूरा टेस्टिंग करी उन्होंने। देन उन्होंने डिसाइड करा कि चलो भैया अपनी जर्नी को बिगिन करते हैं। ठीक है, जर्नी कहाँ से स्टार्ट हो रही है उनकी, प्लाईमाउथ इंग्लैंड से उनका एक प्रॉपर रूट चलेगा अराउंड द वर्ल्ड। उनको जो है पूरा घूम के उन्हें आना है। मैप में आप देख सकते हो किस तरीके की उनकी जर्नी रहेगी। ये मैप देखो आप, यही जर्नी कैप्टन जेम्स कुक ने अपनी अराउंड द वर्ल्ड वॉयेज में कर, देख रहे हो कहाँ का शिप जा रहा है। ऐसे ही इन्होंने अपनी जर्नी जो है कंप्लीट करनी थी, इतने सारे ओशंस को इन्होंने पार करना था। तो कह रहे फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान जर्नी, मैं आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ। अगर ये वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी की एक लाइन भी रीड कर लोगे ना, तो वो भी ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे नहीं पता है, एक एक लाइन आपको क्लियर हो जाएगी। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये चैप्टर बच्चों को 10 बार पढ़ के भी समझ में नहीं आता, क्योंकि एनसीईआरटी में काफ़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज लिखी गई है, बट अब ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो वो कहते हैं पहला हमारी प्लान जर्नी का पहला भाग
फर्स्ट लेग मतलब जो पहला भाग था उसमें हमने 1,05,000 किलोमीटर जो है पार करे, और वो काफ़ी अच्छे से हुए। वो चारों अकेले नहीं करे थे, यानी कि बच्चे और दोनों मम्मी पापा ने, ठीक है। वो कह रहे हैं जब हम वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका पे पहुँचे से केप टाउन तक, कब कहाँ से कहाँ तक का था ये वाली जर्नी, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन तक, ये पूरा इनका जो सारा चला ये अच्छे से वो कह रहे हैं बहुत प्लीजेंट हमारा रहा। फिर वो कह रहे बिफोर हेडिंग टू ईस्ट, यानी कि वो अफ्रीका का केप टाउन पता है ना, यहाँ से यहाँ पे ये इधर एक केप टाउन अफ्रीका का, ठीक है। तो वो कह रहे वहाँ से ईस्ट की तरफ जब हमें मुड़ना था तो हमने सोचा कि हम जो है 2 ट्रेंड साथ में, एक हमारे जो समुद्री में मतलब कि शिप्स जर्नीज़ को कवर करते रहते हैं ना, हमने कहा इनको अपने साथ ले लेते हैं क्योंकि आगे बहुत ख़तरा होने वाला था। तो उन्होंने 2 ट्रेंड ऐसे लोगों को अपने साथ में बुलाया जिन्होंने बहुत खतरनाक वेदर के अंदर शिप चलाए थे। उनका नाम था, एक अमेरिकन थे जिनका नाम था रैरी वीगल, और दूसरे एक स्विस थे यानी कि स्विट्ज़रलैंड के थे जिनका नाम था हर्ब सीगलर। तो 2 जन और आ गए उनकी हेल्प करने के लिए, टू टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द सदर्न इंडियन ओशन। तो जो सदर्न इंडियन ओशन है वहाँ करंट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, वहाँ बहुत तूफान आते हैं। सबसे आप समझो कि एक ऐसा एरिया है जो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है। तो अब उन्हें ईस्ट मोड़ के अपने शिप को सदर्न इंडियन ओशन में एंटर करना था। ऐसे ही तो करेंगे, वैसे केप टाउन से वो ईस्ट की तरफ मोड़ेंगे तो सदर्न इंडियन ओशन आएगा। तो वो कह रहे उसके लिए हमने 2 जने और बुला लिए, अमेरिका वाले लैरी जी और स्विट्ज़रलैंड वाले हर्ब जी, 2 लोग और आ गए हमारे साथ में, ठीक है। और अब उनकी धीरे धीरे प्रॉब्लम शुरू होने वाली थी, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। प्रॉब्लम्स बिगेन ड्यूरिंग द वॉयज, ठीक है। तो वो कहते हैं ऑन द सेकंड डे आउट ऑफ केप टाउन से निकले हुए अभी दूसरा दिन ही हुआ था, हमें बहुत तेज़ हवाएं चलनी दिखाई दी। हवा बहुत तेज़, हवाओं को बुक में लिखा है गेल्स क्या होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड जो चल रही होती हैं समुद्री तूफान वाले इलाके में, उसको हम कहते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं और विंड तो बहुत तेज चल ही रही थी, विंड से ज़्यादा मुझे डर लग रहा था लहरों की हाइट देख के। इतनी तेज़ लहरें ऊंची उठ रही थी कि डर लग रहा था उन्हें देखकर। विंड और स्टॉर्म काफ़ी हफ्तों तक वो कह रहे चलते रहे, उससे अगले हफ्ते तक, यानी कि बहुत दूर दूर तक जो है आप समझो कि हर जगह तूफ़ान था। ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो समुद्री तूफ़ान है, हमारे ऑथर अपने शिप के अंदर है। और वो कह रहे हैं कि तूफ़ान से ज़्यादा डर मुझे लग रहा था वेव से, जो आने वाली लहरें थी। अप टू 15 मीटर की वो अब लहरें आ रही थी, यानी कि 15 मीटर ऊंची लहरें उनके सामने चल रही थी। 25 दिसंबर जैसे कि क्रिसमस होता है, वो कहते हैं हम कितने किलोमीटर्स पार कर चुके थे, हम ईस्ट ऑफ केप टाउन से हम 3,500 किलोमीटर भी आगे आ चुके थे, ठीक है। और वेदर और ज़्यादा ख़राब हो रहा था, बट फिर भी हमने उस ख़राब वेदर में क्रिसमस को वंडरफुली जो है सेलिब्रेट करा। और हम नए साल तक सोच रहे थे कि काश नए साल तक कुछ चेंज आए, कुछ इम्प्रूवमेंट आए, यानी कि भैया जनवरी आते आते ना, भाई 25 दिसंबर तक जनवरी आते आते मौसम थोड़ा बदल जाए, ठीक है। तो वो कहते हैं हाँ मौसम बदला, जनवरी 2 को मौसम बहुत बदल गया था, बट अच्छे के लिए नहीं बदला, इनफैक्ट और बुरे के लिए बदला। इतना भयानक तूफान आता है कि अभी आप देखोगे कि कैसे नरेटर जो है वो भी डूब जाते हैं, उनके बच्चों को भी बहुत चोट लगती है, और पूरा जो इनका वेव वॉकर शिप था बिल्कुल टूट जाता है। तो वैसे मैंने सस्पेंस आपको पहले ही बता दिया क्या होने वाला है, बट जिससे आपको समझ में आ पाए तो देखते हैं हम, ठीक है। तो वो कहते हैं ऑन द 2 जनवरी वेव्स वर जाइगैंटिक, यानी कि इतनी ऊंची लहरें आ रही थी कि देख के बहुत डर लग रहा था। दे वर सेलिंग विद अ स्मॉल स्टॉर्म जिप, ठीक है। उनकी छोटी सी स्टॉर्म जिप चल रही थी। अभी यहाँ पे जो मैंने ये लगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, जो ये वाला पार्ट होता है शिप का, ये जो ऐसे ये ऊपर कपड़ा सा लगा होता है, इसको जिप कहते हैं। प्रॉपर एक शिप के अलग अलग स्ट्रक्चर्स पार्ट होते हैं, तो उसमें वो कह रहे हैं स्टॉर्म जिप होती है स्पीड वीड को हैंडल करने के लिए। वो कह रहे हैं हम स्मॉल स्टॉर्म जिप पे चल रहे थे, पर हम ना काफ़ी तेज़ चल रहे थे। 8 नॉट्स की उनकी जो है स्पीड थी। नॉट्स क्या होते हैं, समुद्री मील, मतलब कि समुद्र में चलने के लिए जो स्पीड वगैरह होती है उसमें हम नॉट्स में उसको हम देखते हैं। तो वो कह रहे हैं हम 8 नॉट्स पे चल रहे थे, बहुत तेज़ हमारी स्पीड थी, ऊपर से लहरें बहुत तेज़ थी, तो हमने स्टॉर्म जिप को जो है गिरा दिया, सो दैट हमारी जो बोट की स्पीड है वो थोड़ी धीरे हो जाए, ठीक है। और साथ ही के साथ में उन्होंने क्या करा, उन्होंने हर चीज़ को रस्सियों से बांध दिया, सो दैट अगर शिप में, अगर लहरों में ऐसे जो है पूरा का पूरा वेव कर रहा है शिप, तो चीज़ें ना टूटे, इधर उधर ना गिरे, ठीक है। तो उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी, हर जगह पे उन्होंने जो है रस्सियाँ बांध दी थी। और उन्होंने क्या करा था, उन्होंने जो है क्या करा था, उन्होंने रस्सी बांध दी थी। कहाँ, जो शिप का पीछे होता है ना, बिल्कुल शिप के पीछे वाली साइड पे, उसे स्टर्न कहते हैं, उस पर उन्होंने रस्सी बांध दी थी, सो दैट वो बैलेंस मेंटेन कर पाए। फिर उसके बाद उन्होंने लाइफ राफ्ट ड्रिल, उन्हें
पता था कि भाई तूफान आ रहा है बहुत खतरनाक वाला, तो उन्होंने लाइफ जैकेट्स जो होती है, ड्रिल्स जो होती हैं और लाइफ लाइन्स वगैरह जो उन्होंने ऑयल कर ली थी अपनी स्किन की, बाई चांस अगर समुद्र में गिर जाए तो ऑयल होनी चाहिए उनकी स्किन, लाइफ जैकेट्स उन्होंने प्रिपेयर कर लिया था खुद को वर्स्ट सिनेरियो के लिए। तो दे वर रेडी कि हाँ अभी कुछ गलत होने वाला है, तो लाइफ जैकेट, ऑयल लगा लिया था स्किन के ऊपर, सब चीज़ों को बांध दिया था सो दैट जो पानी आए अगर तो कोई चीज़ गिरे ना, और अगर वो लोग गिरे तो वो बच जाए। उन्होंने जैकेट्स पहन ली थी, दे वर रेडी फॉर द डिजास्टर, ठीक है। और होता ही भी ऐसे ही कुछ है, सी स्टॉर्म कहते हैं, पहले ऐसा लगता है पूरा सन्नाटा सा हो जाता है, बिल्कुल सन्नाटा था, बट वो वही तूफान से आने पे पहले वाला था। 6 बजे वो कहते हैं इतना साइलेंस था, विंड बिल्कुल चलनी बंद हो जाती है और इमीडिएटली जो है पूरा का पूरा स्काई काला हो जाता है, मतलब कि हवा चलनी बंद और बिल्कुल काले बादल थे। और फिर एकदम से बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है, बहुत तेज़ आवाज़ आती है। कह रहे मेरी तरफ, मैं शिप के व्हील को वो संभाल रहे थे, वो कह रहे मुझे लगा कि कोई बादल आ रहा है, बट एक्चुअली में वो कोई बादल नहीं था, वो एक वेव थी, वो एक लहर थी और वो बहुत ऊंची थी और वो सीधा आके उनके फेस पे लगती है और बहुत सारा पानी उनके शिप के अंदर आ जाता है। तो आप समझो कि सीधी एक ऐसी वेव उठती हुई आई और वो उनके जो है, आप इमेजिन करो, हमने काफ़ी सारी ऐसी कोई आपने सीरीज़ में, मूवी में ऐसा सीन देखा हो कि सामने से वेव आई है और वो शिप के कैप्टन के ऊपर भी गिर गई है और सारा पानी शिप के अंदर आ जाता है। देन अ लाउड रोरिंग साउंड वॉज हर्ड, बहुत तेज़ आवाज़ आती है। ऑथर को लगता है क्लाउड है, बट क्लाउड नहीं था, वो एक बहुत बड़ी वेव थी। इनफैक्ट इतनी बड़ी वेव थी कि उनके शिप से भी बड़ी वेव जा रही थी, वो जो उनकी शिप की हाइट थी ना उससे भी लंबी वो वेव थी। वेव ने उनके बोट को जो है ऐसे हिट करा और हमारे ऑथर जो प्रॉपर जो है व्हील चला रहे थे वो गाइस गिर जाते हैं बोट से नीचे और पानी में गिर जाते हैं, समझ गए। तो वो ना वो चला रहे थे व्हील, उनका सर भी लग जाता है व्हील के ऊपर, उन्हें बहुत ज़ोर की चोट भी लगती है और वो पानी से बाहर गिर जाते हैं। इतनी ज़ोर की झटका आता है पानी का दैट वो पानी से मतलब कि बिल्कुल समुद्र के अंदर गिर जाते हैं और उस समय पे उनके सर पे भी चोट लगी होती है। तो वो कहते हैं मैं बेहोश होने वाला था, मुझे दिख रहा था वो कहाँ है, वो पानी से बाहर है, समझ लो ये शिप है और वो पानी से बाहर गिर चुके हैं, वो समुद्र के अंदर डूब रहे थे हल्के से क्योंकि उन्हें बेहोशी हो रही थी, क्योंकि उनके सर पे भी चोट लग गई थी। वो कहते हैं ऐसा मुझे पीसफुल सा महसूस हो रहा था, यानी कि उनको ऐसा लग रहा था मैं मरने वाला हूँ, और वो कह रहे उस समय मुझे काफ़ी पीस महसूस हो रहा था। और तभी जो है उनको दिख भी रहा होता है कि हाँ भाई, उन्होंने तो मतलब अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ भाई मैं मरने वाला हूँ। ही थॉट ही वॉज गोइंग टू डाई, आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस। तो आप सोचो, ऑथर व्हील पूरा संभाल रहे थे और पानी से वो भी पानी के अंदर गिर गए वेव से, एंड ही इज़ अबाउट टू डाई। बट ऐसा नहीं होता है थैंकफुली। सडनली वो कहते हैं मेरा जो है सर पानी में से बाहर आता है, मतलब वो बेहोश नहीं होते, वो होश में आ जाते हैं और उन्हें दूर अपनी बोट दिखाई दे रही होती है। बोट लिखने वैसे शिप था उनका, ठीक है, और वो कैप्साइज हो रही होती है, यानी कि ऐसे वो पलट गई होती है पानी के अंदर, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल उनकी बोट हो चुकी होती है, इतना तेज़ तूफान था। और सडनली वो क्या कहते हैं कि एक वेव ऐसी आती है जिससे मेरी बोट सीधी हो जाती है। तो एक वेव इधर से आ रही है, उसने बोट को इधर करा, एक वेव इधर से आई तो बोट उनकी सीधी हो गई। वो कह रहे मैं स्विम करते हुए गया और मैं बोट के अंदर जैसे तैसे करके मैं उस बोट के अंदर अपने वापस पहुंचता हूँ। जब मैं वहाँ वापस पहुंचा तो इतनी तेज़ वेव हो रही थी, एक इधर से वेव आ रही है, एक इधर से वेव आ रही है, तो मैं शिप का जो डेक था, जो शिप का फ्लोर है, उस पर रैग डॉल की तरह, यानी कि एक ऐसे डॉल होती है ना जो इधर उधर घूमती रहती है, उसकी तरह मैं इधर से उधर घूमता रहा। और उस समय उनको बहुत सारा चोट लग गई, उनकी लेफ्ट रिब बिल्कुल क्रैक हो गई, यानी कि पूरी पसलियाँ टूट गई, उनकी माउथ में उनके बहुत सारा ब्लड हो गया और बहुत सारे दांत वात भी उनके जो है टूट गए, उन्हें बहुत मतलब कि सीवियर चोट लग गई थी। बट समहाउ उन्होंने क्या कहा, इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी कि ही वॉज सीवियरली इंजर्ड, वो व्हील पकड़ते हैं जाके, क्योंकि व्हील को अगर बैलेंस करेंगे तभी तो शिप ठीक से रहेगा। तो वो कह रहे हैं मैंने व्हील पकड़ा और मैंने उसको बैलेंस करने की कोशिश करी। और तभी क्या होता है, वो कहते हैं कि उस समय पे जो है उनकी वाइफ आ जाती है, कहते हैं वो मेरी वाइफ आती है, सडनली मैरी केम, और उन्होंने आके उनको बताया कि भाई जल्दी तुम इधर आओ। तो वो अपनी वाइफ को कहते हैं कि मैं अभी व्हील को नहीं छोड़ सकता हूँ। तो उनकी वाइफ आके व्हील को हैंडल करती हैं और वाइफ उन्हें बताती है कि अब ना हमारा बोट जो है टूट गई है और पानी अंदर आ रहा है शिप के, जैसे टाइटैनिक में दिखाते हैं, तो पानी पूरा अंदर आ रहा था शिप के अंदर। और वो कहती है कि अगर इसको हमने ठीक नहीं करा तो हम जल्दी ही डूब जाएंगे। तो वो व्हील दे देते अपनी वाइफ को, उनकी वाइफ को भी आता था शिप चलाना, उन्होंने भी उनके साथ प्रैक्टिस करी थी। तो अब व्हील संभालती है उनकी वाइफ मैरी और वो भागते हुए जाते हैं कहाँ पे, शिप के अंदर। और जब वो शिप के अंदर जाते हैं देखने जहाँ पे पानी था पूरे जगह में, तो जो लैरी और वो हैं हर्ब, तुम सोच रहे होगे ना 2 लोग और भी तो लाए थे हेल्प के लिए, वो क्या कर रहे हैं, वो पागलों की तरह पंप लेकर जो है पानी बाहर निकाल लेते शिप के अंदर से, क्योंकि अगर शिप में पानी भर जाता तो डूब जाते वो लोग। तो वो पूरा का पूरा
उसको जो है पानी बाहर निकाल रहे थे। जितनी भी वुडन बीम्स थी, पूरा का पूरा उनका एरिया शिप का काफ़ी सारा वो टूट चुका था बिल्कुल ही, और पानी भर रहा था शिप के अंदर। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड्स। स्टारबोर्ड मतलब होता है शिप का आगे वाला हिस्सा, वो अंदर की तरफ हो चुका था और टूट चुका था, और पानी हर जगह से अंदर आ रहा था। वो कह रहे मेरे को दिख रहा था शिप के अंदर हमारे कपड़े, क्लोथ्स, क्रॉकरी वगैरह, टॉयज़ वगैरह सब ऐसे ही पानी में सब चीज़ें तैर रही थी। काफ़ी पानी घुस चुका था उनके शिप के अंदर। फिर सडनली वो देखते हैं अपने बच्चों के रूम में, वो जाते हैं। यदि समहाउ मैं बच्चों के रूम तक गया और वहाँ पे जो है वो पूछते बच्चों से, तो बच्चे कहते हैं हम ठीक है, बस सू जो है यानी कि जो उनकी बेटी है वो अपने सर पे एक बम्प दिखाती है। उसके सर पे बहुत ज़ोर की लग गई थी और उसका सर इतना ज़्यादा, आप समझो कि इतना मोटा हो चुका था, यहाँ से इतना फूल चुका था उसका, यहाँ से ये वाला एरिया ब्लैक आई हो चुकी थी, उसे बहुत ज़ोर की किसी चीज़ से चोट लग गई थी। बट वो कहते हैं उस समय पे मेरे पास जो है टाइम नहीं था उसको देखने के लिए कि भाई मैं वो ठीक है या नहीं है। मैंने हैमर लिया, स्क्रू लिए और एक कैनवस लिया, यानी कि एक कपड़ा लिया, सो दैट मैं वहाँ पर रिपेयर कर पाऊँ शिप को, सो दैट पानी अंदर ना आए। ठीक है, तो वो जाते हैं और वो जाके कवर करते हैं उस एरिया को जहाँ जहाँ पे छेद हो गए थे, वो उन सबको जहाँ जहाँ पे जो है टूट चुका था शिप, कवर करते हैं कैनवस से, सो दैट पानी आना कम हो जाए। तो वो कहते हैं कुछ तो हेल्प करा उस चीज़ ने कि हाँ थोड़ा बहुत पानी वहाँ से आना जो है ख़त्म हो गया था, बट आर एंड नहीं हुए थे ट्रबल्स। अभी भी बहुत पानी शिप के अंदर था, अभी भी तूफान जारी था। तो अब वो क्या करते देखते हैं, वाटर इनसाइड द शिप। तो अब उनके क्या था कि बहुत सारा पानी शिप के अंदर एंटर हो चुका था और जल्दी अगर वो उस पानी को बाहर ना निकालते तो पूरा का पूरा शिप गाइज उनका डूब जाता। कह रहे धीरे धीरे क्या होता है, लैरी और हर्ब का जो हैंड पंप था, वो जो पंप थे जो भी जिससे वो पानी बाहर निकाल रहे थे, वो फूक जाते हैं। ऑब्वियसली इतनी देर से वो चल रहे थे, उनके अंदर कुछ डर्ट मिट्टी वगैरह फंस चुकी होती है, वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। और जो हमारे स्पेयर हैंड पंप्स हम लेकर आए थे या और इक्विपमेंट्स जो हम लाए थे, डिंजीज यानी कि जो वो बोट होती है ना लाइफ बोट वाली, कि उनको उतार के आप भाग सकते हो उनमें बैठ के। कह रहे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे इक्विपमेंट्स थे जो हम लेकर आए थे अपने साथ में, वो सब तूफ़ान के साथ चले गए थे। यानी कि जब शिप पे वेव आई तो वो सब पता नहीं कहाँ समुद्र के अंदर डूब गए, वो चीज़ें चली गई थी। अब उनके पास सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं अब हमने जो है समहाउ हम बहुत परेशान हो गए कि क्या करें, एक पंप नया कहाँ से लाए। तो कह रहे मुझे याद आया कि मेरे पास में एक इलेक्ट्रिक पंप और पड़ा है। ठीक है, तो वो अपने ऑफिस में कहीं उनको इलेक्ट्रिक पंप एक मिल जाता है और उस इलेक्ट्रिक पंप से फिर वो पानी शिप के अंदर से बाहर निकालते हैं। द नाइट वॉज एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। पूरे ही रात वो कहते हैं कि क्या कर रहे थे, मेरी वाइफ शिप का व्हील संभाल रही थी, पानी निकाल रहे थे वो दोनों, और मैं मेडे कॉल्स कर रहा था। मेडे पता है ना आपको, जब बहुत ज़्यादा मुसीबत में होते हैं तो मेडे कॉल्स की जाती हैं। तो वो कह रहे हैं हम बहुत सारा रेडियो से कांटेक्ट करके मेडे कॉल्स कर रहे थे, बट हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा था। इनफैक्ट हमें पता था कोई जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि हम रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में थे, यानी कि हम बहुत ही अलग से कॉर्नर में थे, यहाँ सिग्नल मिलना ना के बराबर था। और वहीं पे उनको क्या पता चलता है, जो सू थी, सू ने उस समय पे अपने पापा को इतना ज़्यादा नहीं दिखाया था कि उसके सर पे इतनी गहरी चोट लग गई है। वो कह रहे जब मैंने देखा जाके सू को, तो उसका जो अब चोट थी वो बहुत ज़्यादा सूजन आ गई थी वहाँ पे, इतना ज़्यादा सूज चुका था उसका सर, उसकी ब्लैक आइज़ हो चुकी थी और उसके हाथ पे यहाँ पे एक बहुत गहरा कट भी लग गया था। तो वो बहुत डर जाते हैं अपनी बेटी को ऐसे देख के। तो वो पूछते हैं कि तुमने मुझे तब क्यों नहीं बताया कि तुम्हें ऐसे कट भी लग गया और इतनी ज़ोर की तुम्हें लगी है। तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे आपको परेशान नहीं करना था उस समय जब आप हम लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो समझो 7 साल की बच्ची, अभी 7 साल के बच्चों को आप इमेजिन करो, छोटी सी भी चोट लग जाएगी तो वो भागते हैं मम्मी के पास, पापा के पास। ये बच्ची कुछ भी नहीं कहती है क्योंकि उसे पता था कि उसके फादर ट्राई कर रहे हैं उन्हें बचाने के लिए। तो अभी जो है आप यहाँ तक समझ चुके हो चैप्टर को कि कितनी मुश्किलों में वो अभी इस तूफान के अंदर है। तो अब आएगा इस चैप्टर का सेकंड हाफ। समझ लो कि जैसे ब्रेक होता है मूवी में, इंटरवल होता है ना, ये ब्रेक है इस चैप्टर का। अब आगे पढ़ाती हूँ आपको कि कैसे वो इस मुसीबत से बाहर आते हैं, क्या क्या उन्हें आगे फेस करना। 2 जनवरी को तूफान था, अगले दिन शुरू होता है। तो कहते हैं सुबह सुबह जो है जो पंप था उन्होंने काफ़ी सारा पानी बाहर निकाल दिया था शिप से, और फिर वो लोग जो है 2-2 घंटे के रेस्ट करते थे और 2-2 घंटे बाद पूरा जो व्हील है उसको देखते थे और पानी निकालने का सारा काम इस तरीके से वो लोग मैनेज कर रहे थे। समहाउ 15 घंटे हो चुके थे वेव वॉकर को हिट करे हुए, उस वेव को, जो वो वेव आई थी ना जाइगैंटिक वेव, 15 घंटे हो चुके थे और उन्हें अब ऐसा लगता है कि अब उनकी बोट इतनी स्ट्रांग नहीं रही थी वेव वॉकर कि वो ऑस्ट्रेलिया तक चले जाए, उन्हें जाना था ऑस्ट्रेलिया तक। तो वो सोचते हैं कि ये ऐसा इस चीज़ को वो लॉन्ग जो है नहीं कर पाएगी, एक तूफान अगर और आ गया तो हम लोग नहीं बचेंगे। तो वो चार्ट्स को चेक करते हैं अच्छे तरीके से, कैलकुलेट करते हैं उनकी पोजीशन क्या, और उनको समझ में आता है कि कहीं
आगे जाके क्या है, 2 आइलैंड्स हैं, उनका नाम क्या है, आइल एम्स्टरडैम, ठीक है, फ्रेंच के बेस है वहाँ पे, ऐसा कुछ हैगा, तो एक आइलैंड टाइप हैंगे, वहाँ वो गए तो उन्हें मदद मिल सकती है, वहाँ वो जाएँ तो उनकी जान जो है बच सकती है, ठीक है। बट उसको ढूंढना एग्जैक्ट किस लोकेशन पे है, कहाँ पे अपने शिप को मोड़ना, कौन से डायरेक्शन में जाना, और क्या शिप वहाँ तक पहुँचेगा भी नहीं पहुँचेगा, कहीं रास्ते में 2 स्टॉर्म और मिल गए, तूफान और मिल गए तो दे कैन डाई। बहुत ही ज़्यादा जो मुश्किल सिचुएशन थी उनके सामने थी। बट हाँ, उनको ये पता चल चुका था कि एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस है आइल एम्स्टरडैम, वहाँ पे अगर वो जाएंगे तो उनको जो है काफ़ी मदद मिल जाएगी, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम और थी उनके साथ में कि वो जो वेव आई थी उसने उनके इंजन को भी ख़राब कर दिया था, उनके ऑक्सिलरी इंजन जो था वो उसकी वजह से ख़राब हो चुका था। तो अब सोचो आपकी वो कितनी भारी मुसीबत में थी। जनवरी 4 होता है, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग आउट वाटर। अब पानी जो है कुछ फ्यू सेंटीमीटर्स ही लेफ्ट था, अब बस उतना ही पानी उन्हें बाहर निकालना था जो अब जो टूटी जगहें थी उनमें से अंदर आ रहा था, यानी कि पानी अब भी शिप के अंदर आ रहा था, पहले भरा हुआ पानी बाहर निकल चुका था, अब जो अंदर आ रहा था उसी को उन्हें बाहर निकालना था, ठीक है। तो वो कहते हैं हमने सेल सेट करी, बट उस समय पे भी प्रेशर बहुत हाई था, मतलब कि वो जैसे तैसे, इतना अच्छा वेदर उस दिन पे भी नहीं था। वो कहते हैं मेरी वाइफ को मिले कॉर्न बीफ क्रैकर और बिस्किट्स टाइप कुछ उन्हें मिलते हैं, और वो कहते हैं वो फर्स्ट टाइम जो है हम 2 दिनों में कुछ मील खा रहे थे तो वो उसको खाते हैं, ठीक है। प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा था उनके शिप के ऊपर भी, और जो उनका हल था, पूरा शिप था कहीं ना कहीं से टूटा फूटा था, आप ये मान लो, बहुत मुश्किल सिचुएशन में थे वो, ठीक है। अब जो है वो बताते हैं कि एट 4 PM क्या होता है कि अब फिर भी ठीक है, ऐसा तो नहीं था ना तूफान आ रहा था, कह रहे 4 बजे दोबारा से काले काले बादल जो है इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं और हम बहुत डर जाते हैं। 40 नॉट्स तक की जो है विंड चलने लगती है, यानी कि बहुत तेज़ हवाएं चलने लगती है, और वेदर बहुत ख़राब हो जाता है उस रात को। तो वो लोग डर जाते हैं कि अगर फिर रात को तूफान आ गया तो क्या होगा। वो कहते हैं अगले दिन सुबह 5 जनवरी की सुबह तक, डॉन मतलब बिल्कुल सुबह तक 4-5 बजे तक हमारी सिचुएशन बहुत डेस्परेट थी, हम लोग बहुत डरे हुए थे कि कहीं एक और तूफान ना आ जाए। तो उस दिन 4 जनवरी की रात से लेकर 5 जनवरी की सुबह तक वो पूरा बहुत ज़्यादा ना परेशान थे वो लोग कि कब बचेंगे भी या नहीं बचेंगे। तो वो कहते हैं मैं अपने बच्चों के रूम में गया, और मेरा जो जॉन था बेटा, उसने मुझसे पूछा, जॉन जो मेरा बेटा, उसने मुझसे कहा कि क्या हम मरने वाले हैं। तो वो कहते नहीं, अब कुछ रिप्लाई नहीं करते ऑथर, और वो कहते कि नहीं मैं बहुत तुम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश करूँगा। तो पता है उनका बेटा उन्हें क्या बोलता है, उनका बेटा कहता है वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू मी मम्मी सू, मतलब कि वो एक तरीके से उनको मोटिवेट करता है। ये उसी की लाइन है, वी इफ़ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई वाली। जब उसके फादर आते हैं उसको कंसोल करने के लिए तो वो पहले पूछता है क्या हम मर जाएंगे, तो पापा कहते हैं नहीं नहीं मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूँगा। तो वो ये कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे मरने से डर नहीं लगता है अगर हमारी पूरी फैमिली साथ में होगी। अब ये बात सुन के हमारे ऑथर बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं कि नहीं अब तो मुझे अपने बच्चों को बहुत, मतलब कि वो कोशिश करते हैं कि नहीं मुझे बचाना ही होगा। तो वो जाते हैं, और जो उनकी शिप का स्टार बोर्ड साइड था, यानी कि शिप का जो आगे वाला हिस्सा जो बिल्कुल टूट चुका था, उसको रेलिंग पे जाते हैं, उसके ऊपर रस्सियाँ लगाते हैं, बड़े बड़े बैरल्स लगा देते हैं प्लास्टिक के, सो दैट वो उसको प्रोटेक्ट कर पाए, जैसे जैसे करके उसकी मरम्मत करके आते हैं वो, सो दैट अगर कोई स्टॉर्म आए तो वो बच जाए। बट 6 जनवरी को अगले दिन तक वेदर अच्छा हो जाता है। अब वो अपनी पोजीशन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, उन्हें पता ही नहीं था कहाँ पे है वो अभी, तो उन्हें पता चलता है कि वो जिस भी लोकेशन पे है। फिर वो कहते हैं शाम हो चुकी थी और मैं और मैरी इकट्ठे बैठे होते हैं शिप पे, हमें दिख रहा था कि अभी भी हमारे शिप के अंदर पानी आ रहा है, और हमें ऐसा लग रहा था कि आर एंड वाज नियर, क्योंकि अभी भी उनके शिप के डूबने का खतरा बहुत ज़्यादा था। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ठीक है। तो वो बैठे होते हैं एंड वो उनको मतलब कि उन्होंने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया था दैट दे वर गोइंग टू डाई, तो इट वॉज वेरी पेनफुल फॉर देम। अब क्या ओके, तो 6 जनवरी को जो है हवा धीरे हो जाती है चलनी, तो वो जाते हैं अपने रूम के अंदर जहाँ पे वो पूरी कैलकुलेशंस करते हैं और पता लगाते हैं कि उनकी पोजीशन क्या है। तो जहाँ तक उन्हें पता लगता है, उन्हें पता चलता है कि उनके अराउंड 1,50,000 किलोमीटर अराउंड उनके ओशन ही ओशन है, यानी कि पूरे में ओशन ही फैला हुआ है, काफ़ी बीच में है वो। और जो उनको आइलैंड ढूंढना है वो सिर्फ और सिर्फ 65 किलोमीटर लंबा आइलैंड है। तो आप खुद मानो कि उनके अराउंड अभी 1 लाख, आपका क्या लिखा है, 50 किलोमीटर तक ओशन से वो घिरे हुए हैं, और जो आइलैंड उन्हें ढूंढना है वो सिर्फ और सिर्फ 65 किलोमीटर वाइड था। इतना सा आइलैंड ढूंढना है और पूरे में वो अभी समुद्र के पता नहीं कौन से हिस्से में है। तो वो बहुत परेशान होते हैं, बट कहीं ना कहीं उनको उम्मीद थी कि बस वो वाले आइलैंड पे जाके वो बच सकते हैं। वो कहते हैं इतने में ही क्या होता है, मेरी बेटी जो है सू, उसको चोट लगी हुई थी, धीरे धीरे चल के आती है, ऐसे चोट में दर्द हो रही थी उसको,
उसको, आती है और मेरे को और मेरी वाइफ को एक कार्ड देती है। उस कार्ड पे छोटे छोटे क्यूट क्यूट से फनी से कैरिकेचर्स बने होते हैं और कुछ लाइन लिखी होती है कि क्या आपको भी देख के हंसी आ रही है ये वो। तो वो मतलब कि थैंक यू करती है अपने पेरेंट्स को कि आप हमारी जान बचाने के लिए इतनी कोशिश कर रहे हो ऑल दैट। तो वो कार्ड देती है उन्हें। तो वो कहते हैं वो कार्ड देखकर अगेन हमारे जो नरेटर हैं वो और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं कि नहीं मुझे अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ करना होगा। जब वो कंप्लेंट नहीं कर रही है, उसे इतनी जोर की चोट भी लग गई थी, तो वो फिर से कहते हैं मैं गया अपने चार्ट रूम में, मैंने देखा मेरा जो कंपास था वो भी ख़राब हो चुका था। अब उन्हें अपना दूसरे कंपास से काम करना पड़ा था जिसकी जो मैग्नेटिक फील्ड्स की सेटिंग वगैरह इतनी एक्यूरेट नहीं आने वाली थी। बट वो जो ऐसे भी करके वो कहते हैं मेरा मेन वाला कंपास नहीं था, जो दूसरा वाला कंपास था उससे मैंने काम चलाया और मैंने ढूंढा कि भाई फाइनली वो जो आइलैंड है वो कहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। तो वो दूसरे कंपास से जो उनका नहीं था उससे ढूंढते हैं और वो कहते हैं मैं गया ऊपर, यानी कि शिप के ऊपर गया और मैंने लैरी को बोला कि तुम 185 डिग्रीज पे जो है हमारे शिप को मोड़ लो और अगर हम लकी होंगे तो 5 बजे के करीब जो है हमारे सामने हमारे आइलैंड होंगे। तो वो पूरी की पूरी लोकेशन पता लगाते हैं और वो कहते हैं अभी भी उन्हें ना 1% उम्मीद थी कि हाँ शायद 5 बजे तक वो वहाँ पहुँच जाए और आइलैंड उनके सामने हो। वो कहते हैं मैं बहुत थक गया था कैलकुलेशन करके, बहुत परेशान था मैं, तो मैं चले जाता हूँ अपने बंकर में, यानी कि जो उनका रूम था वहाँ पे वो बंक बेड पे जाके वो कह रहे हैं मैं सो जाता हूँ। ठीक है, मुझे पता ही नहीं चलता कि कब मैं सो गया हूँ। इट वॉज अराउंड 6 PM। वो कहते हैं 6 बजे के करीब मुझे याद आया कि पता नहीं क्या हुआ कि मेरा बेटा जो आया वो मेरे सामने ऐसे उनको उठाने आ गया था। सू भी पीछे थी और उनकी मम्मी भी पीछे थी, सब लोग आ गए थे उनको उठाने के लिए। ठीक है, तो वो जो है देखते हैं कि आता है एकदम से उनका बेटा और उन्हें ज़ोर की हक करते हैं और कहते हैं कि आप बेस्ट डैडी हो, और पीछे से सू कहती है कि आप बेस्ट कैप्टन हो। वो कहते हैं अरे आज तुम ऐसे मत कहो, क्योंकि उनको मन ही मन लग रहा था कि शायद 6 बज चुके हैं और वो जो आइलैंड है वो निकल चुका होगा, वो उसको मिस कर चुके होंगे और अब वो फिर से वहाँ चले जाएंगे जहाँ पे और ज़्यादा तूफ़ानी वाला इलाका है। बट ऐसा नहीं होता है। सू एकदम से बताती है कि आप बेस्ट जो फादर और बेस्ट कैप्टन इसलिए हो क्योंकि आपने जो वो आइलैंड्स है उनको ढूंढ लिया है। अब ये सुन के ऑथर एकदम से भागते हुए जाते हैं डेक पे, यानी कि जो शिप का डेक होता है वो क्या होता है ऊपर वाली जगह जो शिप की होती है, वो वहाँ जाके देखते हैं, उन्हें दिख जाते हैं अपने सामने 2 आइलैंड्स होते हैं। वो कह रहे हैं मुझे वो दुनिया के सबसे सुंदर आइलैंड लग रहे थे, तो वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। छोटा से ही आइलैंड थे वो, कहाँ पे है उनका नाम क्या है आइल एम्स्टरडैम। वो कह रहे हैं पीस ऑफ इग्नियस वॉल्केनिक रॉक था वो, यानी कि वॉल्केनिक रॉक के आइलैंड थे वो, और वो कह रहे हैं छोटी मोटी वेजिटेशन थी वहाँ पे एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस है। फिर फाइनली वो उस आइलैंड पे जाते हैं। वो कहते हैं जैसे ही मैंने ज़मीन टच करी ना, यानी कि जब उन्होंने फाइनली वो समुद्र से अर्थ पे पहुँचे, एक तरीके से लैंड पे पहुँचे, तो वो कह रहे कि मेरे को इतना सुकून मिला। एक दिन पूरा मतलब कि पूरी रात उन्होंने वो वहीं पे रहे। अगले दिन वहाँ के लोग आ जाते हैं, 28 लोग उस आइलैंड पे रहते थे, वो आ जाते हैं उनकी मदद करने के लिए। फिर वो उनकी मदद करते हैं और वो रेस्क्यू हो जाते हैं। तो विद दिस ये आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो फाइनली वो लोग बच जाते हैं। उनकी जर्नी ऑस्ट्रेलिया तक तो वो नहीं पहुँच पाते जो उन्होंने डिसाइड करा था, बट वो आइल एम्स्टरडैम पे जो है रुक जाते हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जब मैं मतलब कि हम वहाँ सही सलामत पहुँच गए थे तो मैं सोचता हूँ कि ये मैं अकेले नहीं कर सकता था। ये जो जितना भी कुछ पॉसिबल हुआ कि मैं अपनी फैमिली को सही सलामत वापस ले आया हूँ, वो सिर्फ लैरी और हर्ब की वजह से हुआ, जिन्होंने स्ट्रेस नहीं हुए, जिन्होंने ऑटोमेटिकली मेरे बिना कहे जो है सारा पानी शिप से बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी कोशिश करी। मेरी वाइफ जिसने इतने मतलब कि तूफ़ानी वेदर के अंदर शिप को संभाला, व्हील को संभाला। मेरी बेटी जिसने इतनी ज़ोर की चोट लगने के बाद भी मुझे नहीं बताया, और मेरा बेटा हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई इवन दो वो सिर्फ 6 साल का है, मतलब कि सिर्फ 6 साल का है। मेरी वजह से नहीं कि मैंने कंपास पे आइलैंड ढूंढ लिया, उनकी वजह से आज हम लोग बच गए हैं और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको चैप्टर पूरा। और ये यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो हुआ क्या कि उन्होंने जो पूरी जर्नी थी वो तो कंप्लीट नहीं हो पाई, बट जर्नी में उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा और फाइनली उन लोगों की जान बच जाती है। तो यहाँ पे उनके बच्चों की समझ कि कितने ज़्यादा वो परेशान नहीं हुए कि रोना शुरू कर दिया, समथिंग लाइक दैट, नहीं, वो बहुत ज़्यादा समझदार थे और उन्होंने अपनी फैमिली का साथ दिया और इस तरीके से नरेटर बच जाते हैं। ठीक है, तो अभी अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, क्योंकि इसकी नोट्स काफ़ी काम आएंगे हमारे, क्योंकि एनसीईआरटी में डिफिकल्ट लैंग्वेज गिवन है, तो उसके लिए आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेक कर सकते हो, वहाँ पे नोट्स गिवन है। एंड अगर क्वेश्चन आंसर चेक करने हैं चैप्टर की, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप जाके फर्स्ट कमेंट को देख सकते हो इस वीडियो की, वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और वीडियो लिंक भी मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर्स का। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।